हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। मैं प्रशांत। दोस्तों, आज इस सेशन में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं। यूपीएससी कई बार अपनी आदत से मजबूर होता है। आप सभी को पता है कि यूपीएससी की जो फाइनल आंसर की आती है वो 1 साल के बाद में आती है। तो अभी रिसेंटली यूपीएससी ने अपनी आंसर की को रिलीज किया है। एंड जब जब ये आंसर की रिलीज होती है, कई बार क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या ये आंसर की पहले नहीं रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि तब बच्चे उसको एटलीस्ट क्वेश्चन तो कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि 2025 के एग्जाम का प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, लोगों की रैंक आ गई, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने उनको क्लेम कर दिया एंड अब जाकर यूपीएससी ने उसकी ऑफिशियल आंसर की को रिलीज किया है प्रीलिम्स की, कि भाई हमने तो ये क्वेश्चन का ये आंसर माना था। एंड आप सोचिए, अब आप उन क्वेश्चंस को चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई पूरा का पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट हो गया। एंड ये पिछले 4-5 साल से हर साल जब यूपीएससी आंसर की निकालता है तो एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चलती है कि इन कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी गलत है। अब आप सभी को पता होगा कि इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी। एंड ये शायद पहला साल होगा 2026 का जहां पर आप यूपीएससी की आंसर की को पहले ही पालेंगे, यानी कि प्रीलिम्स होगा, उसके बाद में आपकी आंसर की आ जाएगी, फाइनल रिजल्ट का वेट नहीं करना एंड उसके बेसिस पर आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं कोर्ट के अंदर में। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे ये वीडियो देखने के बाद में एक नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। अब क्या करें, आपको अपना कर्म जो करना है वो है, बाकी चीजें अब काफी सारी चीजें क्या है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी जा रही है। तो दरअसल 2025 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था एंड इस क्वेश्चन के अंदर में यूपीएससी की आंसर की में जो इसका आंसर माना गया है, उसके बाद से काफी ज्यादा हो हंगामा मच रहा है कि भाई यूपीएससी की आंसर की में भी कोई गलतियां होती है क्या। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहां पर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनकम के सोर्सेस क्या क्या हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आप देखेंगे बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जो गवर्नमेंट के वो बॉन्ड को खरीदते हैं, सेल करते हैं, उससे उनको प्रॉफिट होता है। और ये आप सभी को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब एक बैंक के नाते काम करता है और बॉन्ड्स को सेल और परचेज करता है तो उसको उसके क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ऐसी फॉरेन करेंसी, क्योंकि करेंसी एप्रिशिएट डिप्रिशिएट दोनों करती है, एसेट्स भी एप्रिशिएट डिप्रिशिएट करते हैं, उसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके अंदर में भी क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। बट आप देखेंगे पेंशन फंड मैनेज, तो याद रखना आरबीआई का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, क्या आरबीआई प्राइवेट कंपनीज को डायरेक्ट लेंडिंग करता है, डायरेक्ट उधार देता है क्या? नहीं देता। तो ये भी और ये दोनों ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप थर्ड को एलिमिनेट करेंगे तो आपका ये भी हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया, और यहां पर आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बचता है, और दोनों में 1 2 तो है ही, यानी कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब बात आती है इसके ऊपर में कि क्या करेंसी को प्रिंट करना एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ये आरबीआई के इनकम के अंदर में आता है या नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने, आप सभी जानते हैं कि इसको क्या किया था, करेक्ट आंसर माना था एंड बहुत सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर डी चूज किया था। बट यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के अंदर में उन्होंने इसको चूज किया है, इसको चूज नहीं किया, यानी कि उन्होंने इसको भी गलत माना है। अब इसके बाद में काफी ज्यादा डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पर। तो अगर आप देखिए जो लॉजिक है, जो कहा जा रहा है कि भाई फिफ्थ भी होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि देखो जी, कोई 500 रुपए का नोट है, तो 500 रुपए के नोट को प्रिंट करने के अंदर में मान के चलिए 100 रुपए की कॉस्ट आई होगी, बाकी का 400 रुपए तो क्या है, एक तरीके का प्रॉफिट ही तो है, एक तरीके की इनकम ही तो है। किसके लिए? आरबीआई के लिए। लेकिन फिर जो दूसरे लोग, जो दूसरा पहलू है, वो ये कहते हैं कि देखो जी, आरबीआई नोट को प्रिंट करता है, मान के चलो 500 रुपए का नोट वो क्या करता है, प्रिंट करता है। आपने हर नोट के पीछे वहां पर साइन किया हुआ एक प्रॉमिस भी देखा होगा कि मैं ये प्रॉमिस करता हूं, है ना, उसके साथ में कोई एसेट की क्या होती है, वैल्यू भी होती है। तो वो कह रहे हैं कि 500 रुपए का नोट जब प्रिंट हो गया, अभी इससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं होगी। ये जब 500 रुपया मार्केट के साइकिल में आएगा, यानी कि कोई एसेट को परचेस करेगा, तब जाकर क्या होगा, ये एक इनकम का पार्ट होगा,
बाद में। बट अगर देखा जाए नोट को प्रिंट करने से कोई भी इनकम डायरेक्टली जनरेट नहीं होती, बल्कि नोट को प्रिंट करना तो एक तरीके की लायबिलिटी है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हैं ना, गवर्नर के नीचे साइन भी होता है कि मैं ये क्या करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, तो एक तरीके की लायबिलिटी है। तो इसके बेसिस पर ये सारी चीजें डिबेट चल रही है कि क्या फिफ्थ स्टेटमेंट आपके इनकम में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो यहां पर ऑफिशियल यूपीएससी ने इसका आंसर 1 और 2 ही लिया, इसको उन्होंने क्या कहा है, गलत माना है। तो इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये जो रिपोर्ट है उसमें देखेंगे, तो वहां पर इनकम के सोर्सेज, इंटरेस्ट को बताया गया कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट के थ्रू इनकम क्या करता है, अर्न करता है। एंड एक्सपेंडिचर कहां कहां करता है, खर्चा कहां कहां करता है, तो आप देखेंगे नोट को प्रिंट करना, क्या करना, आप देखेंगे प्रिंटिंग स्टेशनरी, ठीक है, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये सभी के सभी उसके एक्सपेंडिचर के अंदर में आते हैं। तो इसलिए इस अगर रिपोर्ट को आप सीधा सीधा लेते हैं तो फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, गलत हमें नजर आती है। एंड कॉन्सेप्चुअली भी हमने डिस्कस किया कि भाई सिर्फ नोट को प्रिंट करना प्रॉफिट के अंदर में नहीं आता। तो यहां पर हमने मान लिया कि यूपीएससी सही है। अब यहां पर मैं आपका ध्यान एक 2024 के क्वेश्चन की तरफ भी लेकर जाना चाहता हूं। 2024 के अंदर में यूपीएससी ने यह क्वेश्चन दिया था, जहां पर यूनियन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप सभी को पता है कि बजट कीवर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। तो अब स्टेटमेंट पढ़िए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि वो बजट पेश करते हैं ना, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेस। पहले स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर किसके बिहाफ पर, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर सदन के सामने क्या करते हैं, बजट को रखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि एट यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जरूरी होता है। तो आप सभी को यह जानकारी है कि यूनियन लेवल पर कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं किया जा सकता जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन की हम बात करते हैं। अब यहां पर मेजर इशू यहां पर यह भी आता है कि भाई यूपीएससी ने फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या माना है, सही माना है, लेकिन जब हम जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, या हमने 112 आर्टिकल पढ़ा होगा, तो हमें पता है कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं, हमने कई बार इसका डिस्कशन किया है। ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सदन के सामने रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहां पर कहा गया कि भाई ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड यूपीएससी ने इसको क्या किया, सही मान लिया है इस स्टेटमेंट को। तो उसके बाद से भी ये काफी ज्यादा क्या हुई थी, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि क्या यूपीएससी के आंसर की सही में थोड़ा सा उसमें कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या नहीं होता। तो मैं यहां पर इस वीडियो से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले ऐसा होता था कि यूपीएससी की जो आंसर की है वो 1 साल के बाद में आती थी। 2026 के जो यूपीएससी के बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया क्या रहने वाली है, खूबी रहने वाली है, एक रिलीफ मिलने वाला है कि भाई आपको आंसर की पहले ही मिल जाएगी और आप उसको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हो कोर्ट के अंदर। वरना तो आपको पता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग आंसर की निकालते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज ही रहते हैं कि भाई ऑफिशियल आंसर क्या होगा इसका। तो यहां से मैं आपको सिंपल सी ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कई क्वेश्चंस हो सकता है यूपीएससी में एम्बिगुअस रहेंगे, लेकिन हम यूपीएससी में अपनी पिटीशन डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो चीजें ऑलरेडी चल रही है। लेकिन उन चीजों के अंदर में कंफ्यूज होके अपनी तैयारी को आपको डीरेल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी तैयारी पर फोकस करने की जरूरत है। आपको जो आता है, अच्छे से पता है, आपको उस पर ही ट्रस्ट करना है। जरूरत से ज्यादा इन केसेस के कारण में अपने एग्जाम के अंदर में दिमाग नहीं चलाना, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। आपको सिंपल सी बात क्या करनी है, अपने ऊपर में ट्रस्ट करना है। जो आपने पढ़ा है, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है उस समय पर वो आपको गलत लग रहा हो, सही लग रहा हो,
लेकिन जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करिए, मार्क करिए, एंड बाद में उसका फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का रीजन यही है कि बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर यूपीएससी ही गलत हो तो हम क्या करें। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, सॉल्व कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के ऊपर में ट्रस्ट करने का है। तो ये चीज मैं इसीलिए इस वीडियो को मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस किया कि जो भी बच्चे 2026 में अगले साल अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपके पास में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका आएगा, बट एटलीस्ट आपको पहले वो पेपर तो देना पड़ेगा। तो अभी से उसके बारे में एक नेगेटिविटी, पूरा का पूरा यूपीएससी प्रोसेस के बारे में नेगेटिविटी को लेकर चलने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो करना है वो हो रहा है। इवन बहुत सारे लोग लगातार पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि क्यों ना यूपीएससी में और सर्टेन रिफॉर्म्स किए जाएं। वो चीजें चल रही हैं और वो रिफॉर्म्स के कारण में ही नतीजा है कि अभी इस साल आंसर की आपको पहले मिलेगी। तो उसके बारे में टेंशन मुक्त रहिए। अभी आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, रिलैक्स रहकर आगे की तरफ में सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।